हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चला था उसका दोस्त आज आपका 24वां दिन है। और यहाँ पे जो क्लासेस चलने वाली है फिजिक्स की, जिसमें हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको इंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को दोस्त आप एंड तक देखिएगा ताकि सभी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही दोस्त वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, जो आपका 23 क्लासेस चल चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे दोस्त मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पे क्रैश कोर्स, पॉलिटेक्निक क्रैश कोर्स के नाम से लिंक दे दूंगा। वहाँ पे आप खोलेंगे जैसे तो प्लेलिस्ट आपको खुल जाएगा। एक एक वीडियो को दोस्त आप अच्छी तरीके से देखिएगा ताकि आपको सभी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो सके। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से आज की जो क्लासेस है बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्त जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है, जब दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित कराई जाती हैं तो विस्पंदन तभी उत्पन्न होते हैं जब। तो विस्पंदन कब उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब दो ध्वनि अध्यारोपित कराई जाती हैं, सुपरपोजिशन कराई जाती हैं, तो विस्पंदन वहाँ पे तभी उत्पन्न होगा जब उनकी आवृत्ति थोड़ी सी भिन्न हो, उससे एक दूसरे से थोड़ी भिन्न हो। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है, उनकी आवृत्तियाँ भिन्न हो। फिर से आप सुनिए, जब दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित सुपरपोजिशन कराई जाती हैं तो विस्पंदन तभी उत्पन्न होगा जब उनकी आवृत्तियां भिन्न हो। ठीक है, कब उत्पन्न होगा? जब उनकी आवृत्ति भिन्न हो। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि दोस्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो दोस्त इसको आप नोट डाउन करिएगा, कॉपी पे नोट डाउन करिएगा ताकि आप इसका रिवीजन कर सके, क्योंकि दोस्त पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला पॉइंट है दोस्त, यहाँ पे विस्पंदन की घटना ध्वनि के व्यतिकरण का एक विशेष उदाहरण है। जो आप विस्पंदन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो घटना है ये आपका ध्वनि के व्यतिकरण का एक उदाहरण है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, ध्वनि की तीव्रता में होने वाले एक चढ़ाव या तथा एक उतराव को एक विस्पंदन कहते हैं, जिसे हम वन बीट कहते हैं। किसे दोस्त? ध्वनि की तीव्रता में होने वाले एक चढ़ाव या एक उतराव को हम एक विस्पंदन कहते हैं, वन बीट कहते हैं। तीसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है, एक सेकेंड में उत्पन्न विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवृत्ति कहते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसमें? एक सेकेंड में उत्पन्न विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवृत्ति, बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चौथे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। चौथा पॉइंट है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत न केवल यांत्रिक तरंगों के लिए सत्य है बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी सत्य है। यहाँ पे अगर हम बात करें अगर अंतर की, तो इसका जो अंतर होता है N1 माइनस N2, अर्थात विस्पंदन माइनस आवृत्ति इक्वल टू N1 माइनस N2। N1 क्या है दोस्त? यहाँ पे ध्वनि है और N2 क्या है? स्रोतों की आवृत्तियों का। ठीक है, स्रोतों की आवृत्तियों का ये आपका N2 है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अंतर इक्वल टू N1 माइनस N2। यहाँ पे अंतर किसका किसका दोस्त? यहाँ पे विस्पंदन और आवृत्ति का। ये यहाँ पे आप जो विस्पंदन देख रहे हैं, विस्पंदन माइनस आवृत्ति इक्वल टू ध्वनि माइनस स्रोतों की आवृत्तियों का, अर्थात यहाँ पे N1 माइनस N2। तो चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्त एक एक क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझिएगा। जिस भी स्टूडेंट को न समझ में आ रहा हो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से समझ के फिर आप आगे बढ़िएगा। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा फिर से आप स्टार्टिंग से एक बार देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट फिर से सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या आरी की तुलना में नगण्य है तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा?
तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको बताऊंगा यहाँ पे, इसकी जो उपग्रह का कक्षीय वेग होता है अंडर रूट में GRE कितना होता है, पहले आप ये जान लीजिए, अंडर रूट में GRE ये क्या हो गया, इसका किसका, उपग्रह का कक्षीय वेग क्या है दोस्त, उपग्रह का कक्षीय वेग अंडर रूट में GRE। तो इसका दोस्त बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, अंडर रूट में GRE इसका आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्त अगर यहाँ पे हम देखें किसी उपग्रह का कक्षीय वेग, किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग जो V0 होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में GRE अपान में RE प्लस H, क्या होता है दोस्त, RE प्लस H। ठीक है, ये क्या है, ये V0 ये है किसी उपग्रह का कक्षीय वेग, क्या है, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग। चूंकि उपग्रह पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा कर रहा है, अतः RE की तुलना में H को क्या करते हैं यहाँ पे नगण्य मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जो उसमें उपग्रह का कक्षीय वेग होता है वो आपका अंडर रूट में GRE। ठीक है, क्या है दोस्त, अंडर रूट में GRE। अब यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इसे आप नोट डाउन करिएगा, ये आपका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, उपग्रह का कक्षीय वेग का फार्मूला है, अंडर रूट में GRE अपान में RE प्लस H। यहाँ पे हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं, किसी उपग्रह का वेग केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई अर्थात H पर निर्भर करते हैं। ये जो आप H देख रहे हैं यहाँ पे, किसी भी उपग्रह का वेग केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई H पर निर्भर करता है। दूसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है, कोई उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा अर्थात H जो है वो जितना दूर होगा उसका कक्षीय वेग क्या, V0 उतना ही कम होगा। ठीक है, जो आपका पृथ्वी तल से उपग्रह जो है पृथ्वी तल से जितना दूर होगा अर्थात जितना H का मान अधिक होगा उतना ही V0 का मान कम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा, पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह का अपनी कक्षा में कक्षीय वेग लगभग 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या हम इसे बोल सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या है, ये क्या है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह का अपनी कक्षा में कक्षीय वेग जो होता है वो आपका अप्रॉक्स में होता है 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या हम इसे बोल सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्त चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है, किसी उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई H पर निर्भर करता है। जो इसका परिक्रमण काल होता है उपग्रह का वो आपका पृथ्वी तल से, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया पृथ्वी तल से ऊंचाई H पर ही निर्भर करता है। लास्ट पॉइंट दोस्त यहाँ पे बताते हैं आपको, पांचवा पॉइंट है, वृत्तीय कक्षा में किसी उपग्रह का वेग नियत रहता है, यही नियत वेग उस उपग्रह का कक्षीय वेग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, कक्षीय वेग कहलाता है। और कक्षीय वेग होता कितना है, 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या हम इसे बोल सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर से आप जानिए कक्षीय वेग क्या होता है, वृत्तीय कक्षा में किसी उपग्रह का वेग नियत रहता है और यही नियत वेग उस उपग्रह का कक्षीय वेग कहलाता है, जो कि कक्षीय वेग होता है 7.92 किलोमीटर या 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे दोस्त आशा करते हैं जितने मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ सभी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। चलते हैं दोस्त हम अगला क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्त। यहाँ पे तो दोस्त यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई तैराक ऊंचाई से पानी में कूदने से पूर्व अपना शरीर सिकोड़ लेता है जिससे कि उसका जो जड़त्वीय आघूर्ण है वो आपका घट जाए। जब कोई तैराक ऊपर से पानी में कूदता है तो वह सीधे कूदने की बजाय अपने शरीर को मोड़ लेता है अर्थात सिकोड़ लेता है, जिससे कि उसके शरीर का जड़त्व आघूर्ण आई जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है दोस्त, घट जाता है। अगर दोस्त हम यहाँ पे बात करें कि आई, यहाँ पे अगर देखेंगे आई ओमेगा इक्वल टू जे,
क्या होता है दोस्त, आई ओमेगा इक्वल टू जे इक्वल टू नियतांक। क्या होता है दोस्त, इक्वल टू नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पे दोस्त ये क्या है, ये आपका कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। क्या है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है आई ओमेगा इक्वल टू जे इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि आई ओमेगा इक्वल टू जे इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, किसी दृढ़ पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमानों तथा उनकी अक्ष से संगत दूरियों के वर्ग के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम इसको क्या बोल सकते हैं, आई इक्वल टू समेसन एम आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, आई इक्वल टू समेसन एम आर स्क्वायर। यहाँ पे दोस्त हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट है दोस्त यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण, जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, इसका हम मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, किग्रा मीटर स्क्वायर। इसका एसआई पद्धति में किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्व आघूर्ण का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर। अगर हम यही बात करें दोस्त सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस जो पद्धति में मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सीजीएस पद्धति में है। इसमें दोस्त सीजीएस पद्धति में। एसआई पद्धति की बात करें यहाँ पे, तो एसआई पद्धति में जो इसकी मात्रक होगी जड़त्व आघूर्ण की, वो किग्रा मीटर स्क्वायर होगी। यहाँ पे दोस्त हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट है दोस्त यहाँ पे, किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई तथा पिंड के द्रव्यमान m की निष्पत्ति का वर्गमूल उस पिंड की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। अर्थात घूर्णन त्रिज्या को हम k से यहाँ पे डिनोट करते हैं, स्मॉल k इक्वल टू अंडर रूट में i अपान में m। क्या होता है दोस्त, स्मॉल k इक्वल टू अंडर रूट में i अपान में m। यहाँ पे k क्या है, ये आपका घूर्णन त्रिज्या है। क्या है दोस्त, घूर्णन त्रिज्या है। यहाँ पे दोस्त हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आपको बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस के ऊपरी आधे भाग को काले कागज में लपेट दिया जाए। तो क्या प्रभाव होगा दोस्त, प्रतिबिंब की चमक जो है वो कम हो जाएगी। इसका दोस्त ऑप्शन सी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्त, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। किसी उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को काले कागज से लपेट दिया जाए या आधे भाग को काट दिया जाए तब भी पूरा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तथा उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उत्तल लेंस का द्वारक छोटा हो जाने के कारण प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे कि बनने वाले प्रतिबिंब की चमक जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस जो पॉइंट मैंने बताया आप सब लोग पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे क्या बताया मैंने, जब आप आधे भाग को ढक देंगे, यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे मैंने बना दिया उत्तल लेंस। ठीक है, क्या बता दिया, उत्तल लेंस। इसको मैंने क्या किया, आधे भाग को यहाँ पे ढक दिया। ठीक है, ये जो आपका आधा भाग दिख रहा है इसे मैंने ढक दिया। अगर आपका कोई भी यहाँ पे इससे अगर वो आपका अगर बात करें यहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब, अगर जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आपका पूरा प्राप्त होगा, लेकिन जो उसकी फोकस दूरी है, उसकी क्षमता, उसकी इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, फोकस दूरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इसको आधे काटने पर या इसे आधे ढकने पर। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में
अगर आपका कोई लेंस है यहाँ पे, अगर आप उसे आधे भाग को काट रहे हैं या आप उसको आधे को ढक रहे हैं तो उसके जो फोकस दूरी है, ठीक है, फोकस दूरी है या उसकी इफ़िशियंसी है, क्षमता है, उस पर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा जो उसका द्वारक है वो छोटा हो जाने के कारण प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है और उसका प्रतिबिंब का जो चमक होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो इससे रिलेटेड जितने भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं सभी लोग इसको नोट डाउन करिएगा ताकि दोस्त इसका आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपको वो लिए पॉइंट। तो यहाँ पे दोस्त हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है किसी उत्तल लेंस को ऊर्ध्वाधर काटने पर उसकी फोकस दूरी दुगनी तथा क्षमता आधी हो जाएगी। ठीक है, किसकी? उत्तल लेंस की। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आप कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊर्ध्वाधर नहीं, मैंने क्या किया कि आधे भाग को यहाँ पे काटा था या आधे भाग को ढक दिया था। अब मैंने यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे क्या बताया, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो आपका उत्तल लेंस है, अगर हम इस उत्तल लेंस को ऊर्ध्वाधर आधा काट दें, अर्थात ऊर्ध्वाधर ऐसे, ठीक है, सीधे, ठीक है, इसको हम अगर ऊर्ध्वाधर आधा काट दें तो उसकी जो फोकस दूरी होगी, उसकी जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी वो आपकी दुगनी हो जाएगी और क्षमता, इफिशियंसी जो है वो आधी हो जाएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, किस पे? आधा करने पर। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बताते हैं आपको। दूसरा पॉइंट है यदि किसी लेंस के बीच के भाग को ढक दें तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार अपरिवर्तित रहेंगे लेकिन तीव्रता घट जाएगी। ठीक है, ये आप लेंस देख रहे हैं, अगर हम इसके बीच के भाग को यहाँ पे ढक दें, ठीक है, ये आपका बीच का भाग है, इसको हम यहाँ पे ढक देते हैं। इसको ढकने के बाद क्या होगा कि जो उसकी यहाँ पे स्थिति, आकार अपरिवर्तित रहेंगे, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, आकार होगी, उसमें आपका कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो इसकी तीव्रता होगी, जो इसकी प्रकाश की तीव्रता होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है कोई लेंस जितने पदार्थों से मिलकर बना होता है उससे उतने ही प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, कोई भी लेंस है वो जितने भी पदार्थों से मिलकर बना है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उतने ही प्रतिबिंब बनेगा जितने कि वो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। चौथा पॉइंट है दोस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी लेंस में फोकस और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच कम से कम 4f की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4f की दूरी होनी चाहिए। किसके किसके बीच में? लेंस वस्तु में और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच। किसके दोस्त? वस्तु के और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच कम से कम 4f की दूरी होनी चाहिए। कितनी दोस्त? 4f की दूरी होनी चाहिए। बात करेंगे दोस्त, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे जब किसी तंत्र पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य होता है तब संरक्षित रहेगा। तो जब किसी तंत्र पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण टाउ शून्य हो जाता है तब कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, जिससे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। यहाँ पे बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्या संरक्षित रहेगा? कोणीय संवेग। ये किसका? मैंने अभी आपको अभी जस्ट इसके क्वेश्चन को पहले बताया था कि आपका क्या बताया था मैंने, आई ओमेगा। अगर आपको याद हो यहाँ पे आई ओमेगा इक्वल टू जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या बताया था मैंने? आई ओमेगा इक्वल टू जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या बताया था मैंने? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अर्थात जब किसी तंत्र पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण टाउ शून्य हो जाता है तब कोणीय संवेग क्या होता है? संरक्षित रहेगा, जिसे हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है इसका? डी जे अपान में डी टी इक्वल टू टाउ। क्या होता है दोस्त? डी जे अपान में डी टी इक्वल टू टाउ। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे दोस्त हम यहाँ पे बात करते हैं, पहला पॉइंट कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम।
ठीक है, पहला पॉइंट है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। ये जो आपका ऑप्शन ए दिख रहा है रेखीय संवेग, तो जब किसी तंत्र पर लगने वाला बल F, जब किसी तंत्र पर लगने वाला बल F शून्य होता है तब रेखिक संवेग संरक्षित रहेगा, जिसे हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, यदि कोई वस्तु अपनी अक्ष के परितः घूमने के साथ साथ सरल रेखा में भी गतिमान हो, जैसे कि चलती हुई मोटरसाइकिल या साइकिल का पहिया आदि, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, K = ½ mv² + ½ I ω²। ठीक है, ये क्या है, ये यदि कोई वस्तु अपनी अक्ष के परितः घूमने के साथ साथ सरल रेखा में भी गतिमान हो, तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा K = ½ mv² + ½ I ω²। यहाँ पे जब हम बात करें v की, यहाँ आप v देख रहे होंगे, v जो है वो आपका रेखीय वेग है, ओमेगा जो है यहाँ पे ओमेगा आपका कोणीय वेग है, I क्या है, ये आपका जड़त्व आघूर्ण है, m क्या है, वो आपका द्रव्यमान है, ये आप सभी को पता होगा। यहाँ पे दोस्त बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है किसी पिंड का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होती है। ठीक है, पिंड का द्रव्यमान ही क्या होता है, उसके जड़त्व की माप होती है। चौथे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गति में करता है। ठीक है, फिर से आप सुनिएगा, किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो कि पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गति में कार्य करता है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो दोस्त यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका आइंस्टीन का समीकरण है। तो आइंस्टीन का समीकरण दोस्त आप सभी लोग जानते होंगे, E = mc²। क्या होता है दोस्त, E = mc², जहाँ पे E जो है वो आपका क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, m क्या है, वो आपका पदार्थ का द्रव्यमान है, और c जो है वो क्या है, प्रकाश की चाल है। E = mc² को आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं, जिसे हम सापेक्षिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध भी कहते हैं। ठीक है, इसी को बहुत नाम से यहाँ पे जानते हैं, E = mc²। अब हम बात करेंगे दोस्त इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्त पहला पॉइंट है यहाँ पे, आइंस्टीन ने सापेक्षिकता के सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा जो आपके मास और एनर्जी हैं, ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, किन्होंने सिद्ध किया था, आइंस्टीन ने। किसमें सिद्ध किया था, सापेक्षिकता के सिद्धांत में। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। इन्होंने यह भी सिद्ध किया कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार जो आपका E = mc² देख रहे हैं, इस समीकरण के अनुसार किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के बराबर होता है। कितना दोस्त, 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के बराबर होता है 1 ग्राम द्रव्यमान। फिर से आप सुनिए, किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के बराबर होता है। अगले पॉइंट पे दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, ब्रह्मांड में द्रव्यमान प्लस ऊर्जा, इसका कुल परिमाण निश्चित होता है, अर्थात द्रव्यमान और ऊर्जा टोटल आपके क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, संरक्षित होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है, यदि किसी पदार्थ में ΔM द्रव्यमान की क्षति हो जाए तो उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होगी क्या होगी, ΔE = Δmc²। क्या होगी दोस्त, Δmc² होगी, जो ΔM द्रव्यमान में अगर क्षति हो जा रही है किसी पदार्थ में तो उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होगी ΔE = Δmc²। यहाँ पे दोस्त हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है यदि नीले रंग के प्रकाश में लाल रंग का फूल देखा जाए तो वह किस रंग का दिखाई देगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए। अगर हम नीले रंग के प्रकाश में लाल रंग का फूल को देखेंगे तो वो हमें काला रंग का दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर दोस्त यहाँ पे इसका दोस्त ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बताऊंगा वो सभी दोस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। यहाँ पे दोस्त लाल रंग के फूल को यदि नीले रंग के प्रकाश में देखा जाए तो वह काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है और नीले रंग को वह क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए नीले रंग के प्रकाश में लाल रंग के अगर फूल को हम देखेंगे तो वो क्या दिखेगा, काले रंग का दिखेगा। यहाँ पे दोस्त हम बात करते हैं पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है लाल रंग के फूल को यदि सफ़ेद प्रकाश में या लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह लाल ही दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम लाल रंग का फूल है यहाँ पे और फूल को यदि हम सफ़ेद प्रकाश में या लाल प्रकाश में देखेंगे तो उसका जो कलर दिखाई देगा क्या दिखाई देगा, लाल। यहाँ पे दोस्त बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है लाल रंग के फूल को हरे, नीले व पीले किसी भी प्रकाश में देखा जाए तो वह क्या दिखेगा, काला ही दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्त, काला ही दिखेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्त यहाँ पे जब दो रंग परस्पर मिलकर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, पूरक रंग कहते हैं जब दो रंग परस्पर मिलकर श्वेत प्रकाश रंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। चौथा पॉइंट है रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला का उपयोग करते हैं। ये सभी कैसे रंग हैं, प्राथमिक रंग हैं। ठीक है, तो इन सभी आशा करते हैं दोस्त आज के जितने मैंने पॉइंट बताया आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और दोस्त अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं, आप हमारे जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि दोस्त हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सके। जितना जल्दी दोस्त आप ज्वाइन होंगे उतना जल्दी दोस्त मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे दोस्त आपकी जो तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, और भी अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, किसी भी चीज़ को क्वेरी हो, कुछ कोई जानने की इच्छुक हो तो वो दोस्त हमें व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा कोई भी अपनी समस्या पूछ सकता है, समस्या अपनी बता सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।